जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आज के स्पेशल एपिसोड में और बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की जो अमेरिका से लेकर मॉस्को, बीजिंग से लेकर अब यहाँ तक चर्चा में आ गया है कि एक नया ग्लोबल पावर क्लब बनकर तैयार होने वाला है, जिसको कोर 5 या C5 के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान एक ही टेबल पर बैठकर दुनिया के नए फ्रेमवर्क को सेट करेंगे। सुनने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल जरूर लगता है, लेकिन क्या ये जो आइडिया ट्रम्प एरा की फॉरेन पॉलिसी का जो लॉजिक से काफ़ी रेज़ोनेट करता हुआ नज़र आता है। और देखने वाली बात ये है कि डील्स विद राइवल्स, पावर पॉलिटिक्स विदाउट आइडियोलॉजी और ये जो स्ट्रॉन्गमैन डिप्लोमेसी और सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और सवाल कई सारे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उनसे जानेंगे कि क्या अमेरिका असलियत में अपने 2 बड़े जो एडवर्सरीज़ हैं चाइना और रशिया, उनको एक साथ बैठाकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाना चाहता है या नहीं? और भी कई सारे बड़े सवाल हैं। कोर 5 में इंडिया का क्या रोल होगा और कौन किंग मेकर होगा, कौन साइड कैरेक्टर होगा? तो आज की इस चर्चा का आगाज़ करते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, यूएस, चाइना, रशिया एक ही टेबल पर एक साथ, ये कितना प्रैक्टिकल नज़र आता है? अमेरिका एक तरफ चाइना को बोलता है कि फोरमोस्ट जो उनकी एडवर्सरी वो है, और दूसरी तरफ उनके साथ C5 बनाने की जो बात है, वो सामने आ रही है। क्या ये स्ट्रैटेजिक कन्फ्यूजन है या फिर अमेरिका जो है एक नए ग्लोबल तमाशे को यहाँ पर करते हुए नज़र आएगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो एंटायर जो विश्व है उनको एक तरह से टेंटर हुक्स पे रखना चाहते हैं। वो एक तरह से उनको गेसवर्क कराना चाहते हैं। हुँ, इसके लिए उन्होंने ये नया शगुफा रिलीज किया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं C5 बनाऊंगा, जिसमें अमेरिका और जापान रहेंगे, उसके बाद रशिया, इंडिया और चाइना रहेंगे। अब सबसे समझने वाली बात है कि इससे यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या होने वाला है। क्या यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस होने वाली है? क्या अमेरिकन डिजाइन जो क्वाड अलायंस है उसका क्या होगा? अमेरिकन डिजाइन ऑकस अलायंस है उसका क्या होगा? क्या G7 का क्या होगा? नाटो का क्या होगा? ये जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या अमेरिका खुद के बनाए हुए पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रेक करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो अपने ट्रेडिशनल यूरोपियन एलाइज को डिच करेगा और वो एक तरह से रशिया, इंडिया और चाइना जो फलक्रम है ब्रिक्स के, उनके साथ मिलके एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि अमेरिका और यूरोप के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। अभी भी G7 समिट हुआ था, तब डोनाल्ड ट्रंप बीच में उठ के भाग गए थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जर्मनी को बोला है कि आप नाटो का जो नाटो की जो नाटो को लीड करने के लिए उन्होंने जर्मनी को आग्रह किया था और क्लियर कट बोल दिया था कि अगर आपको यूक्रेन वॉर फंड करना है तो आप जरूर करिए, हमारे से आप पैसे दे के आर्म्स लीजिए और यूक्रेन को आप दान में दे दीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो है एक जो बोलते हैं अपने पैसे के ऊपर बहुत ध्यान देने लग गया है, फिस्कल प्रूडेंस पे ध्यान देने लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो अमेरिका के डेथ के बारे में बात हो रहा है। बार बार ये हो रहा है कि अमेरिका में जो डेथ है अभी 1.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। ये 2020 में 520 बिलियन डॉलर था, डबल से ज्यादा हो चुका है। और अगर ऐसे ही चलता रहा बाय 2030 ये जो डेट है 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। अब अमेरिका अपने जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर्स जो उन्होंने बनाए थे, इसके कारण अमेरिका की ग्रोथ नहीं हो रही है। अमेरिका के खर्चे ज्यादा हैं और अमेरिका की रेवेन्यू कम हो रही है। इसको वो एक तरह से ब्रेक करना चाहते हैं और डॉलर का रेलेवेंस और सुप्रीमेसी रखने के लिए वो एक तरह से RIC और जापान को साथ में लेके जी, वो एक C5 बना रहे हैं। अमर जी। जी, एक और एक चीज देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि यूक्रेन वॉर वॉज डिजाइन्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, हुँ, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है वो एक तरह से चीप गैस प्रोवाइड करती थी फ्रॉम रशिया टू यूरोप। उसको ब्लास्ट कर दिया गया। उसके बाद यूरोप जो है 3 टाइम्स द प्राइस जो है वो गैस अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है।
कहीं ना कहीं ये एक तरह से इकोनॉमिक सुसाइड है। और आप ये भी देख रहे हैं कि यूरोप अभी रिसेशन में जा रहा है, वहां पर इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि यूरोजोन का कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी इकोनॉमीज है यूरोप की, जैसे फ्रांस है, वो खुद IMF ईड के लिए जा सकता है। फ्रांस के अंदर डेब्ट टू GDP 116% पहुंच चुका है। अमर जी, हम्म। सबसे बड़ा चीज ये है कि यूरोप के पास $300 बिलियन के जो रशियन एसेट्स है, जो उन्होंने कन्फिस्केट किया है। अब यूरोपियन यूनियन या जो है उस एसेट्स को फ्रीज करके यूक्रेन को देना चाहता है। अब उसके अंदर 300 बिलियन में 182 बिलियन बेल्जियम के पास है। बेल्जियम मान रहा नहीं है, क्योंकि बेल्जियम जानता है कि अगर उसने कन्फिस्केट कर लिया तो रशिया अपना छोड़ेगा नहीं उसको। और बेल्जियम कोई भी पोजीशन में नहीं है कि वो रशियन एग्रेशन को झेल सके। और जी। उसको मालूम है कि फ्रांस और UK, जर्मनी उसकी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। महेश जी, इसके लिए इस पूरे उसमें मैं एक सवाल आपसे जोड़ देती हूँ कि आपने यूरोप को लेकर बोला कि ये कहीं ना कहीं यूरोप को जियोपॉलिटिकली इरेलेवेंट बनाने की शुरुआत यहाँ पर नजर आ रही है। जो मुझे लग रहा है, और आपने भी इस तरफ कुछ इशारे भी किए। अगर ऐसा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर इसके नजर आएंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें नजर आएगी, ये मेरा मानना है। सबसे पहले तो यूरोजोन जो है स्लो स्टेडी डिस्ट्रक्शन पे जा रहा है। अब हम्म। यूरोजोन अपनी जो प्रेजेंट फॉर्म में रह पाएगा क्या, वो भी डाउट है। लोग बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की, डॉलराइजेशन की, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूरोजोन को एक साथ रखना। जो ये कॉमन बॉर्डर्स, कॉमन जो फ्लो ऑफ करेंसी, कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ लेबर है, वहां हम्म। पर इसके कारण क्या हुआ, यूरोजोन के अंदर बहुत सारे अनडिजायर्ड एलिमेंट्स, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, वो घुस के जा चुके हैं। इसके कारण यूरोजोन के अंदर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, वहां पे मास रेप हो रहे हैं। और ये कर रहा है पाकिस्तान के, जो इसमें मैक्सिमम जो है पाकिस्तानीज है। तो कहीं हम्म। ना कहीं आप ये देखिए, यूरोजोन के लिए लेकर इलॉन मस्क ने भी एक तरह से ट्वीट किया था कि उन्होंने बोला था यूरोजोन को अगर अपना रिलेवेंस रखना है तो उसको इलेक्शन होल्ड करना चाहिए। और उर्सुला वॉन डर लेyen को एक तरह से नॉमिनेट ना करके लोगों का विश्वास जीत के आना चाहिए। और हम्म। उन्होंने ये भी बोला है कि यूरोजोन माइट ब्रेक एनी टाइम। कहीं ना कहीं इलॉन मस्क भी यही बात कर रहे हैं, ये ऐसी नहीं है कि मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ। बहुत सारे हम्म। लोग एक तरह से दबी अंदाज में यूरोजोन के हम्म। अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो अब ये चीज है कि यूरोप जो है एक डिक्लाइनिंग पावर है, और G7 में कोई रिलेवेंस नहीं है एंग्लो सैक्सन कंट्रीज और ये जो जापान और ऑस्ट्रेलिया का। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें भारत का क्या फायदा है। देखिए, आज रशिया और चाइना के बीच में डीपनिंग पार्टनरशिप हो रहा है। दोनों आपस के अंदर ही ट्रेड करते जा रहे हैं, यौन के अंदर रशिया और भारत इसमें रूबी और रूबल में कर रहे हैं। और पहले जो आर्किटेक्चर था वो पेट्रो डॉलर का था, अब इसके अंदर पेट्रो यौन और पेट्रो रूपी भी आ चुका है। अब हम्म। सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स जो है वो एक तरह से इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अमेरिका अपने आप को ब्रिक्स के जो कंट्रीज है उनके साथ वो इंटीग्रेट करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है, उसने जापान को क्यों लिया। जापान आज की डेट में US ट्रेजरी बॉन्ड्स का सबसे हाईएस्ट होल्डर है। और जापान जो है एक तरह से अमेरिकन वसाल स्टेट भी है। सबसे बड़ा इस अलायंस में कॉन्ट्रडिक्शन है, सबके बीच में प्रॉब्लम है। अमेरिका और रशिया के बीच में प्रॉब्लम है, अमेरिका और चाइना के बीच में प्रॉब्लम है, चाइना और जापान के बीच में प्रॉब्लम है, चाइना और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम है। इन सबको साथ में लेके आना तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क है। बट एक चीज है कि वर्ल्ड में आप ये देखें कि सरप्राइजेस भी होते हैं। जो बोलते जी। हैं कि जो एक्सेस ऑफ कन्वीनियंस होता है, अगर लोगों हम्म। को लगा कि इसमें फायदा होता है कि यूरोप, हम सब मिलके यूरोप को डंप कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी हम्म। लग सकता है। मैंने बहुत सारे कन्वर्जेंस पॉइंट पे भी बात की जी। थी, जैसे आर्टिक के ऊपर है, रशिया, हम्म। इंडिया और अमेरिका तीनों मिलकर आर्टिक पे काम कर सकते हैं। रशिया और चाइना के हम्म। साथ रशिया और चाइना के साथ अमेरिका एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बना सकता है, क्योंकि वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रख लेगा। वो बोलेगा कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो यूरोप और जो अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन ग्रुप है, जो नॉर्थ ट्रांस अटलांटिक है, वो मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा। बाकी सब आप अपने अंदर डिवाइड कर लो। एक और एक चीज जी। है कि इसमें भारत का सबसे बड़ा क्या गेम है। जी, भारत एक ऐसा मैं आपसे ये
सवाल ही करना चाह रही थी कि इंडिया अगर कोर 5 में आता है तो उसको क्या ग्लोबल एडवांटेज इसका मिलेगा, या फिर ये है कि सिर्फ जो चाइना है उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको ये लेजिटिमाइज करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, द वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में, सबसे बड़ा कंजम्पशन मैन पावर इंडिया में। बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस है, ईयू है, जापान है, रशिया है, वो इंडियन लेबर को लेना चाहती है। और चाइना की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। चाइना का जो इकोनॉमी है वो भी एक तरह से फेक बता रहे हैं उसके फिगर्स, बहुत कम है, जितना वो रिपोर्ट करता है उतना नहीं है। अब कितना है उसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे, बट एक और एक चीज है, इंडिया इज अ कंट्री जिसके अच्छे रिलेशन है यूएस के साथ, उसके अच्छे रिलेशनशिप है रशिया के साथ, उसके अच्छे रिलेशनशिप है जापान के साथ, उसके पास एक मैनेजेबल रिलेशनशिप है विद चाइना। चाइना के साथ हमारे डिफरेंसेस जरूर है, पर वो हमने युद्ध की स्थिति में उसको कभी भी डेवलप होने नहीं दिए। इवन गलवान के बाद भी हमने एक तरह से बहुत ही बोलते हैं मेजर्ड रेस्पॉन्स दिया चाइना को। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि चाइना भी जानता है कि भारत के साथ वो ट्रेड कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड के अंदर एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आए, जिसके अंदर यूरोजोन को वो खत्म करना चाहता है। यूरो को वो एक तरह से खत्म करके वहां पे डॉलर का प्रचलन करना चाहता है। वो डी डॉलराइजेशन करना चाहता है यूरोप का। और ये डॉलराइजेशन यूरोप का तभी पॉसिबल है जब यूरो और यूरोजोन खत्म हो और वो कंप्लीटली अमेरिका को अपना एक तरह से मास्टर मान ले। इसी के मद्देनजर ये सब काम चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि यूएस और रशिया दोनों का कोऑपरेशन है आर्टिक के अंदर। जापान जो है, भारत और जापान के बीच में कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है कॉड के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि भारत और रशिया ने भी अभी रेलॉस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। भारत और अमेरिका ने भी लेमोआ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत का जो बढ़ता हुआ स्टेचर है, इट इज बीइंग, भारत को अकोमोडेट इसके लिए किया जा रहा है ताकि वो काउंटर वेट हो सके चाइना को ऊपर भी और सबको साथ में लेके चल सके। कहीं ना कहीं कोई एक नेशन चाहिए जो पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है। एक तरह से मोदी जी जो है वो दोनों को बैठा के, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को बैठा के उन दोनों के बीच में संधि भी करा सकते हैं। इतना एक भारत के यहाँ पे जो संधि की बात कर रहे हैं, इसी से एक सवाल है मेरे पास। वो ये कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग मैन डिप्लोमेसी जो है वो फॉलो करता है। क्या ये जो फ्रेंडशिप है विद राइवल्स लॉन्ग टर्म स्टेबल हो सकती है? पुतिन, शी जिनपिंग, ट्रम्प एक साथ एक ही फोरम में ये जो कॉपरेशन है, मतलब इसको कॉपरेशन कहें या फिर एक कंट्रोल्ड कन्फ्रंटेशन? देखिए, ये एक तरह से ये जो है, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अभी सबसे बड़ा है कि इवॉल्विंग वर्ल्ड जो ऑर्डर है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होने वाला है। सबको समझने वाली बात है। ट्रम्प को समझ में आ गया कि आगे जाके यूएस अपना जो डोमिनेंस है मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसको अपना मिलिट्री बजट कंट्रोल करना पड़ेगा। वो एक तरह से उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ते जाएंगे। लोग डॉलर को एक तरह से उसको इतना अपनाएंगे नहीं जैसे पहले अपनाते थे। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए कि जब भी अभी जो डॉलर होल्डिंग्स है 2020 में, ओवरसीज डॉलर होल्डिंग्स वो $6 ट्रिलियन थी, अभी $4.8 ट्रिलियन हो रहा है। कहीं ना कहीं आरआईसी जो है, ब्रिक्स है, जो स्ट्रांग होता जा रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि ब्रिक्स के साथ उसका एक तरह से कोई अग्रीमेंट हो जाए जिसमें डॉलर का जो डिक्लाइनिंग ग्रोथ है वो एक तरह से थम जाए, धीरे धीरे हो। उसको भी मालूम है डॉलर जो है एक तरह से ज्यादा दिन तक अपना ग्लोबल डोमिनेंस नहीं रख पाएगा। कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि वो डोमिनेंस एक तरह से धीरे धीरे हो, और इसके लिए वो सारी जो फलक्रम ऑफ द ब्रिक्स है उसके साथ रखना चाहता है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है, जिसमें पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है इंडिया माइट कॉल फॉर रिफॉर्म्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके अंदर जापान और इंडिया की एंट्री पॉसिबल है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जापान जो है वो एक तरह से उसके अच्छे रिलेशन भारत के साथ है, उसके अच्छे रिलेशन अमेरिका के साथ है, पर जापान का रिलेशन अच्छा नहीं है रशिया के साथ और चाइना के साथ। बट इंडिया जो है, जी, जापान को एक तरह से हेल्प कर वो सकता मैं है यही पूछना ऐसे चाह में। रही थी मैं इसलिए आपसे कि जापान के लिए तो ये सिक्योरिटी नाइटमेयर होगा कि वो चाइना के साथ एक ही प्रिविलेज क्लब में नजर आए। तो जो जापान है वो अपने स्ट्रेटेजिक डिस्कम्फर्ट को कैसे मैनेज करेगा? कैसे ये सारी चीजें हो पाएंगी? रशिया, अमेरिका एक साथ, चाइना, इंडिया एक साथ, और
और चाइना, जापान एक साथ, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में, सोचने में। नहीं, आपकी बात सही है कि जापान के लिए अजीब लग रहा है, पर जापान के लिए, जापान की सुरक्षा देने के लिए भारत है। भारत जो होगा एज अ काउंटर वेट टू चाइना, तो उस बेसिस पे जापान को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और जापान और रशिया के बीच में अगर कोई मीडिएशन कर सकता है वो भारत है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जब 5 में से 4 कंट्रीज मान जाते हैं तो एक को ऑटोमेटिकली झुकना पड़ता है। तो यूएस ने ये जो डिजाइन किया है C5, इसका भी ये प्रिलिमिनरी स्टेटस में है। अब जैसे ये रिपोर्ट बाहर आई, यूरोपियन यूनियन ने ट्रम्प को फटकार लगाई और व्हाइट हाउस ने एक ही 12 घंटे में उसको डिनाई भी कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। पर ट्रम्प ट्रम्प है, ट्रम्प के भरोसे पे, ट्रम्प की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये आप समझ लीजिए। और मेरा भी मानना है कि C5 जो है, फ्यूचर में अगर ट्रम्प रहते हैं 2-3 साल, अगर नेक्स्ट ईयर उनको मिड टर्म जीत जाते हैं या कुछ बुरी तरह से नहीं हारते और डेमोक्रेट्स उनको इम्पीच नहीं करते हैं, तो एक तरह से C5 कैन बी अ रियल पॉसिबिलिटी विद इन 1 or 2 years, क्योंकि ट्रम्प को डॉलर को उमेश बचाना है, यूएस की सुप्रीमेसी को बचाना है। अच्छा, मैं ये एक सवाल ये सोच रही थी कि ये जो ग्रुप है इसमें भारत के होने से क्या भारत जो है इंडो पैसिफिक में अपना जो क्लाउड है उसको बढ़ा पाएगा, देखिए, या एक सिर्फ तरह एक से वो एक नेगोशिएटिंग सब टूल ही बनेगा कि भाई इधर से पावर बैलेंसिंग टूल के चलो, मतलब इधर भी इस पे वेट थोड़ा सा। देखिए, भारत जो है, जब तक भारत की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होती है, भारत अपने आप को इम्पोजिंग नहीं कर सकता। राइट नाउ वी हैव जस्ट रीच्ड द पोजीशन ऑफ बीइंग अ मीडिएटर। आपकी बात मानी जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप देख लीजिए, भारत को किसी ने भी ओपनली सपोर्ट नहीं किया अपार्ट फ्रॉम इसराइल, और एक तरह से हमें सपोर्ट आया फ्रांस का। ठीक है, बाकी चाइना, अजरबैजान और टर्की वे स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, वो एक तरह से वहां पे उनके साथ खड़े थे। ये दर्शाता है कि भारत को अपना ग्लोबल हेफ्ट बढ़ाना पड़ेगा, उसको रिलेशनशिप ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जो सुपर पावर्स है जैसे रशिया है या फ्रांस है, जो उसके साथ वेपन सिस्टम्स लेते हैं, उनको फोर्स करना पड़ेगा। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये भारत को एक तरह से नया नेगोशिएशन टूल लगाने की जरूरत है। ये मेरा मानना है। उमेश जी, जब ट्रम्प और शी जिनपिंग मिले थे तो उसको पेंटागन ने ऑलमोस्ट G2 बोला था। तो क्या ऐसा है कि ये जो C5 है एक्चुअली G2 डिस्गाइज्ड है, और G2 डिस्गाइज प्लस एक्स्ट्रास ये सब बन के रह जाएंगे, रशिया और इंडिया, जापान और ये सारा? देखिए, ये सब पॉसिबल नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो C5 है, वो एक तरह से डिजाइन ही ऐसा किया है कि वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल मल्टीपल पोलर वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, और उसको रियलाइजेशन कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके लिए वो अमेरिका की पोजीशन साफ करना चाहता है। वो ये भी बोलना चाहता है कि अमेरिका कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, आपके साथ कोलैबोरेशन चाहता है। दिस इज अ सटल पीस मैसेज विच हैज बीन सेंट टू ब्रिक्स, और इसके लिए वो यूरोपियन यूनियन को भी डंप कर सकता है, क्लियर कट मैसेज दे रहा है। हम्म अब सवाल ये है कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, अगर मतलब ये C5 रियलिटी बन जाए तो उसको किस तरह के प्रिपरेशंस करने की आवश्यकता है? डिप्लोमेसी, डिफेंस बैलेंसिंग, इंडो पैसिफिक कोalition बिल्डिंग, या किस तरह का रोड मैप होना चाहिए? भारत के लिए तो सभी फायदे का ही सौदा है। अमेरिका के साथ भी हमें इंडियन टेक्नोलॉजी मिलेगी, रशिया से भी मिलेगी, डिफेंस दोनों जगह से मिलेगा। सेमीकंडक्टर देख लीजिए, जापान हमें टेक्नोलॉजी दे देगा। हमारा जो मेन कंपटीशन होगा चाइना के साथ होगा। चाइना भी हमारे साथ फोर्स में रहेगा कि वो हमारे पर कोई अटैक ना करे। कहीं ना कहीं इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। अगर कुछ होता है ऐसा कुछ, भारत को हम्म बढ़ चढ़ के इसका सपोर्ट करना चाहिए और इसको फॉर्मलाइज कर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, देखते हैं। अभी फिलहाल तो ये एक शगुफा छोड़ा गया है, ये हकीकत कब तक बन पाया है, बन पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हकीकत बन जाता है तो दुनिया में कितना कुछ बदल जाएगा, ये जरा सोचिए। सोचते भी हैं तो मतलब अपने आप में बहुत अलग सा महसूस होता है, क्योंकि इसमें एक साथ दुश्मन
एक ही ग्रुप में, एक ग्लोबल पावर क्लब में। मुझे बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।